तुहिन कांत पांडे मार्केट रेगुलेटर सेबी के नए चेयरमैन होंगे। वो माधवी पुरी बुच की जगह लेंगे, जो कि रिटायर हो रही हैं आज। तुहिन कांत पांडे अभी वित्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनके नाम को मंजूरी दी है। सेबी चेयरमैन के तौर पर तुहिन कांत पांडे का कार्यकाल 3 साल का होगा। I just got the order yesterday, and the government has given the responsibility. I'll go there and join. I'll just make out, when I will go. Thank you. तो चलिए, सेबी को नए बॉस मिल गए। इस पर थोड़ी और बातचीत करते हैं। अब इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय और डीआर चौकसी फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी देवेंद्र चौकसी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो लक्ष्मण, लंबे समय से आपने तुहिन कांत पांडे को देखा है, अलग अलग पदों पे देखा है। अभी वित्त सचिव हैं, अब सेबी का कार्यभार उन्हें मिला है। तो उनका अब तक का कार्यकाल और आगे जो उनका एक नया कार्यभार होगा, उन सबको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि तुहिन कांत पांडे जी को जो सेबी चेयरमैन बनाने का फैसला लिया गया है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकार में काम करते करते एक रेगुलेशन का एक बहुत ही अच्छा अनुभव हो जाता है। अब ये तुहिन कांत पांडे, आप देखिए कि 1987 बैच के आईएएस हैं। उस वक्त से आईएएस रहते उन्होंने कई सारे पदों पे, अलग अलग पदों पे काम किया। एडमिनिस्ट्रेटर की भूमिका निभाई, उड़ीसा गवर्नमेंट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, फाइनेंस डिपार्टमेंट के, कैबिनेट सेक्रेटरिएट में यहाँ पे 2 साल रहे, योजना आयोग में रहे। तो अलग अलग पदों पर रहते हुए एक एडमिनिस्ट्रेटर की भूमिका क्या होनी चाहिए, ये बहुत ही बखूबी जानते हैं। रेगुलेटर की भूमिका काफी हद तक एडमिनिस्ट्रेटर की भूमिका से मिलता जुलता भी रहता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि ये भले ही अभी फाइनेंस सेक्रेटरी थे, भले ही अभी रेवेन्यू सेक्रेटरी थे, लेकिन इससे पहले जब हमारे दर्शकों ने इनको जाना, तब वो दीपम सेक्रेटरी थे, विनिवेश विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। तो विनिवेश विभाग की जिम्मेदारी संभालने वक्त ऐसे समय में संभाला था जब सरकार ने ऐलान कर दिया था कि हम सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचेंगे। लेकिन उन्होंने इस ऐलान के बावजूद बहुत ही संतुलित फैसला लिया और पहले हिस्सेदारी बेचने से पहले सरकारी कंपनियों की सेहत को सुधारा। और जो आपने देखा, पिछले 4-5 साल में सरकारी कंपनियों का वैल्यूएशन काफी अच्छा बढ़ा, सेहत सुधरा। तो इसमें इनका बड़ा योगदान था। हर हफ्ते सारे कंपनियों के एमडी के साथ, सीएफओ के साथ मीटिंग करना, उनसे समझना। इन सब के बीच एक और जो बड़ा काम इन्होंने किया वो था एलआईसी का आईपीओ का लाना। एलआईसी आईपीओ की तैयारी जब चल रही थी तो मैं कई बार इनके साथ बैठा, तो उन्होंने बताया कि इतनी ज्यादा अव्यवस्था, अस्त व्यस्त सिस्टम है कि एलआईसी का पता ही नहीं चला गहराई कितनी है, कितना वैल्यूएशन कैसे किया जाए। तो उसको दुरुस्त करना और फिर उसको डिजिटाइज करना एक बहुत बड़ा टास्क था। इसमें इन्होंने कैपिटल मार्केट का एक बहुत बड़ा अनुभव पाया और मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटर, रेगुलेटर और कैपिटल मार्केट का अनुभव जो है इनके काफी ज्यादा काम आएगा। और शायद यही वजह है कि सरकार ने इनको सेबी चेयरमैन बनाने का फैसला लिया है। जी देवेंद्र जी, तो इससे पहले माधवी जी जो रिटायर हो रही हैं, प्राइवेट सेक्टर से लेकर आया गया, तब एक अलग तरह का परसेप्शन रखा गया, फिर से वापस से सरकारी तंत्र से एक व्यक्ति आ रहा है। और जैसे लक्ष्मण जी ने बताया कि क्या उनका एक्सपीरियंस अभी तक, कैसी उनकी लाइन ऑफ वर्क रही है और उसके चलते हुए वो उनसे क्या एक्सपेक्टेशन होगी, आप इस नियुक्ति को कैसे देख रहे हैं? आई थिंक सबसे पहले तो गवर्नमेंट को मैं एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ, क्योंकि जो तरीके से उन्होंने अपॉइंटमेंट रेगुलेटर्स की करना शुरू की है, आरबीआई के रेगुलेटर को और अभी सेबी के रेगुलेटर को, आई थिंक एक उसके अंदर एक सिस्टमेटिक प्रोसेस बना है कि आप जिन्होंने ये सब्जेक्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री में संभाला है उनको ही आप रेगुलेटर बना रहे हो। तो दैट मीन्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंट्री इज नाउ मैच विद द रेगुलेशन, जो पहले थोड़ा डिस्कनेक्ट हुआ करता था। तो ये एक सबसे बड़ा आई थिंक बदलाव मैं देख रहा हूँ गवर्नमेंट का सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर। उससे उम्मीद ये बनती है कि आरबीआई और सेबी दोनों साथ में जुड़ के काम करते हैं और आईआरडीए और पीएफआरडीए भी साथ में जुड़ जाते हैं, तो एक कॉमन रेगुलेटरी एनवायरनमेंट बनता है। तो उसके अंदर एक ईज ऑफ बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो एक हम तरीका सोच रहे हैं वो कस्टमर के लिए काफी हद तक अच्छी तरह से एस्टैब्लिश हो सकता है, बिकॉज व्हेन द कॉमन रेगुलेशन फ्रेमवर्क हैपेंस। तो ये चीज के ऊपर मुझे काफी उम्मीद है और मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक ये उम्मीद के अंदर लिए जो उम्मीदवार पसंद किए गए हैं, ये डेफिनेटली आई थिंक वो इस सब्जेक्ट के लिए डेफिनेटली आई थिंक क्वालिफाइड है, मैं ऐसा समझता हूँ। तो एक सवाल देवेंद्र भाई यहाँ पे ये होगा कि माधवी जी जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो कंक्लूड कैसे करेंगे उनके कार्यकाल को, और क्या पांडे जी से उम्मीदें और बढ़ेंगी यहाँ पर? हमारे मार्केट के अंदर जो अंडरलाइन कैश मार्केट है उसकी डेप्थ बहुत खराब है, बहुत पुअर है। उसके सामने आपका जो डेरिवेटिव मार्केट है उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है।
हम पूरे वर्ल्ड के डेरिवेटिव मार्केट को निकाल के देखें तो हमारा 1 रुपया का इक्विटी के सामने 40 रुपए का डेरिवेटिव मार्केट में वॉल्यूम होता है और एक्सपायरी के दिन 80 रुपए का वैल्यूम होता है। तो ये बहुत गलत मैसेज जा रहा है वर्ल्ड को कि हम अंडरलाइन कैश मार्केट को कुछ नहीं कर रहे हैं, हम ज्यादातर फोकस कर रहे हैं डेरिवेटिव मार्केट के अंदर। अगर एक्सचेंज की तरफ से भी देखें तो एक्सचेंज इज ट्राइंग टू प्रमोट ऑल द डेरिवेटिव मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट्स। कैश मार्केट के लिए आई थिंक ज्यादा कुछ काम नहीं हो रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि आज ये एक सिचुएशन जो हमारे कंट्री के अंदर आई है कि रुपी बहुत जोर से गिरा है, उसकी वन ऑफ द रीजन इज के एफआईआई के फंड जो रेगुलर लास्ट 4-5 महीने में विड्रॉ हो रहे हैं, वो एक सबसे बड़ा कारण है आई थिंक रुपी का वीकनेस का। एट द सेम टाइम मैं ऐसा समझता हूँ कि जब तक आप डेरिवेटिव मार्केट के साथ में कैश मार्केट को बढ़ाओगे नहीं, तब तक आपको ये वल्नरेबिलिटी ज्यादा रहेगी। और ये चैलेंज प्रीवियस रेगुलेटर के लिए भी थी, ये चैलेंज नए रेगुलेटर के लिए भी है। ये इसके ऊपर ज्यादा काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आई थिंक अगले 3 साल के अंदर ये मार्केट के अंदर कुछ अच्छी तरह से नए इन्वेस्टर को आने का एक विश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये चीज के ऊपर हम ज्यादा ध्यान देते हैं। तो इसी कंक्लूडिंग जवाब लक्ष्मण मैं आपसे चाहूंगा कि अब तुहिन कांत साहब जब आएंगे तो सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने क्या होगा, एक दो वो चीजें जिनको वो सबसे पहले एड्रेस करेंगे? हालांकि ये सेबी चेयरमैन का चैलेंज नहीं होता है, लेकिन ऐसे समय में आ रहे हैं जब बाजार में यहाँ पे हाहाकार मचा है, तो जाहिर तौर पे लोगों की ये उम्मीदें रहेंगी, लेकिन इसके पीछे कोई आधार नहीं है कि इस हाहाकार को कैसे रोका जाए। इसमें सेबी चेयरमैन का हाथ नहीं होता, लेकिन यह है कि मार्केट पार्टिसिपेशन को कैसे ज़्यादा मैच्योर किया जाए, ये एक आम निवेशक की तरफ से एक अपेक्षा ज़रूर यहाँ पर रहेगी। और जैसा कि देवेंद्र चौकसी जी ने कहा बहुत सही कि सरकार और एक रेगुलेटर के बीच में जो तालमेल होता है, उस तालमेल को बैठाने में भी सबसे ज़्यादा सुगमता देखने को मिलती है जब एक गवर्नमेंट का ऑफिसर अगर वहाँ पे जाता है। तो आरबीआई के तौर पे हमने देख लिया जब शक्तिकांता दास बने थे, और शायद उसी तरीके का कुछ रिजल्ट यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण और देवेंद्र आप दोनों का इस बातचीत के लिए। तो तुहिन कांत पांडे देश के मतलब सेबी के नए रेगुलेटर, नए चेयरमैन, देश का जो मार्केट रेगुलेटर है उसका, और अब वो पदभार कल से संभाल लेंगे। लेकिन इससे पहले आज के बाजार की अगर मैं बात करूं, जैसा लक्ष्मण भी अभी कह रहे थे कि ये मार्केट रेगुलेटर का काम नहीं है कि वो बाजार अगर गिर रहा है तो कुछ करे, एक मार्केट साइकिल है, लेकिन एक बुरी मार्केट साइकिल से इस वक्त हमारा बाजार गुजरता हुआ, जहां आज मार्च सीरीज का पहला दिन भी काफ़ी खराब रहा। चौतरफा हाहाकार देखने को मिला। बाजार करीब 9 महीने के निचले स्तर पर बंद हुआ है। सेंसेक्स 1414 पॉइंट गिर गया, निफ्टी 420 पॉइंट गिर गया। निफ्टी में करीब 8 महीने की बड़ी इंट्राडे गिरावट आज देखी गई है। मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स सभी में हाल खराब था। यतिन मोता हमारे साथ हैं, उनसे थोड़े और डिटेल्स लेंगे। तो यतिन, एक खराब बाजार, ऐसे में डेफिनेटली ज़्यादा स्टॉक्स तो नहीं होंगे जो हरे निशान में हैं, लेकिन फिर भी कोई वो स्टॉक्स जिन्होंने बाजार को संभालने की कोशिश की होगी, और इनफैक्ट उनके साथ उन स्टॉक्स की भी सूची जो बहुत ज़्यादा गिरते हुए नजर आए। गिरने वाली लंबी लिस्ट है, लेकिन गेनर्स पे नज़र कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम निफ्टी गेनर्स की बात करें तो यहाँ सबसे पहले आपको एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री जैसे काउंटर दिखेंगे। श्रीराम फाइनेंस, कोल इंडिया और ट्रेंड जैसे काउंटर्स में भी आज थोड़ी बहुत खरीदारी का मूड माहौल देखने को मिला। लूजिंग साइड पे अगर हम देखें तो ऑब्वियसली थोड़े बहुत बैंक्स और आईटी शेयरों में बिकवाली थी। इंडसइंड बैंक 6% नीचे, टेक महिंद्रा, विप्रो और भारतीय एयरटेल जैसे काउंटर्स में भी आपने 5 से 6% की गिरावट देखी। मिड कैप एंड में देखेंगे तो बैंक्स में कल की तरह आज भी थोड़ी बहुत बाइंग बरकरार थी। तो बंधन बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में लगभग 1.5 से 2% की तेजी देखने को मिली। इसके अलावा फिनिक्स मिल और मझगांव डॉक जैसे काउंटर्स में हल्की फुल्की खरीदारी का मूड माहौल रहा। लेकिन अगर हम मिड कैप लूजर्स की बात करें तो देखिए किस हिसाब से आज बीएसई लिमिटेड गिरा है, 11% की इंट्राडे गिरावट। फैक्ट हो, जुबिलेंट फूड्स हो या ऑयल इंडिया हो, यहाँ भारी 6 से 7% की गिरावट आपने ओवरऑल बेसिस पे देखी। आईटी शेयर्स की मैंने पहले बात की तो 5 से 6% ऑन एन एवरेज आपको विप्रो, एम्फोसिस, इन्फोसिस, एलटीआई, माइंडट्री जैसे काउंटर दिखाई पड़ेंगे। तो ओवरऑल आईटी शेयरों और रियल एस्टेट शेयरों और ऑटो सेक्टर में भारी गिरावट रही।